नमस्ते। आज बात होगी दोस्तोवस्की के सबसे उलझे हुए और सबसे तकलीफ-देह नॉवल द इडियट की। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल, क्या अच्छाई अपने आप में एक बीमारी है? अगर कोई इंसान बेहद मासूम, दयालु और साफ दिल हो, तो क्या वो इस दुनिया में सिर्फ एक इडियट बन के रह जाता है? इस नॉवल का सारा वज़न इसी सवाल पे टिका हुआ है। ये एक ऐसी कहानी है जहां मासूमियत, मोहब्बत, पागलपन और हत्या ये सब एक ही पेज पर एक ही सांस में आ जाते हैं। ये किताब, ये लेक्चर सिर्फ नॉवल पे नहीं है, बल्कि ये एक मेंटल और मोरल एक्सरे है। इस दुनिया का एक्सरे और शायद हमारे मन का भी एक्सरे। शुरू करें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चाहें तो मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ जाएं। वो फ्री है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सर्दियों की एक सुबह का सीन है। स्विट्जरलैंड से एक नौजवान रूस लौट रहा है। उसका नाम है प्रिंस मिश्किन। वो एक शरीफ, मासूम और बहुत ही भला इंसान है, लेकिन दुनिया उसे इडियट या मूर्ख समझती है क्योंकि वो बहुत सीधी सादी और भोली बातें करता है। बचपन से उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और वो स्विट्जरलैंड के एक मेंटल असाइलम में कई बरस तक अपने दिमाग का इलाज करा के अब ठीक होने की प्रोसीजर में है। वो रूस लौट रहा है, सेंट पीटर्सबर्ग में अपने दूर के रिश्तेदार जनरल एपांचिन से मिलने जा रहा है ताकि कुछ काम धाम, नौकरी धंधा कर सके। सेंट पीटर्सबर्ग जाने वाली ट्रेन में उसकी मुलाकात होती है एक जोशीले नौजवान से जिसका नाम था रोगोजिन। रोगोजिन अभी अभी अपने बाप की मौत के बाद बड़ी भारी दौलत का मालिक बना था। उसके भीतर पैसों का गुरूर आ चुका था। उसकी आंखों में जैसे कोई पागलपन था और जब वो बात करता तो लगता जैसे उसके मुंह से अंगारे गिरते हों। वो एक लड़की के प्यार में दीवाना था, बार बार उसका नाम लेता, नास्तास्या। वो किसी भी कीमत पर उस लड़की को पाना चाहता था, बोल रहा था उसे पाना है, चाहे जो हो जाए, सारा पैसा मैं उस पे लुटा दूंगा। मिश्किन चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। उसे लगता है जैसे रोगोजिन को मोहब्बत नहीं हुई है, बल्कि कोई भयंकर बुखार हुआ है। सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचकर मिश्किन अपने दूर के रिश्तेदार जनरल एपांचिन और उनके परिवार से मिलता है। उस परिवार में जनरल हैं, उनकी पत्नी है और उनकी 3 बेटियां। उनमें से सबसे छोटी और सबसे सुंदर बेटी थी एग्लाया। अपने भोलेपन, ईमानदारी और संवेदनशीलता के कारण मिश्किन कुछ ही समय में सबका ध्यान आकर्षित कर लेता है। एपांचिन परिवार के लोग उसे खासा पसंद करने लगते हैं, खासकर सबसे छोटी बेटी एग्लाया, जो कि उसकी तरफ खींचने लगती है। समय के साथ मिश्किन का सामना उस लड़की से होता है जिसका नाम उसने ट्रेन में काफी सुना था, नास्तास्या। ट्रेन में रोगेजिन नाम का कैरेक्टर बार बार उस लड़की की बात करता था। नास्तास्या बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। कम उम्र में उसे टॉट्स्की नाम के एक पैसे वाले और ताकतवर आदमी ने एक तरह से अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन उसने उसके साथ दुराचार किया था, ज्यादती की थी। नास्तास्या बड़ी हो गई तो वह उसकी शादी कहीं और कराना चाहता था। रोगोजिन, जो कि बहुत जुनूनी किस्म का आदमी था, नास्तास्या से गहरा प्रेम करता था। वो अपनी सारी धन दौलत उस पर लुटाने को तैयार था। नास्तास्या कहीं न कहीं उससे डरती थी, पर उसके जुनून भरे प्रेम के कारण उसकी तरफ आकर्षित भी होती थी। दूसरी तरफ मिश्किन नास्तास्या की पीड़ा को बहुत ही कोमलता और संवेदनशीलता से समझता था। नास्तास्या मिश्किन की मासूमियत और दया से बहुत प्रभावित होती, लेकिन खुद को उसके लायक नहीं समझती थी। सोचती थी कि मैं एक बदनाम लड़की और मिश्किन एक इतना अच्छा इंसान, हमारी जोड़ी कहां से बन पाएगी। कुछ समय बाद नास्तास्या के जन्मदिन पर उसका रिश्ता गन्या नाम के नौजवान से तय कर दिया जाता है, जो कि पैसों का लालची है। नास्तास्या से शादी के लिए
गन्या को 75,000 रूबल मिलने वाले हैं। गन्या उसे अपने घर ले आता है, जहां सारे मेहमान मौजूद हैं। वहां मिश्किन को भी बुलाया गया है। वहां नास्तास्या सबके सामने गन्या का प्रपोजल ठुकरा देती है। वो जानती थी कि गन्या उससे केवल पैसों के लिए शादी करना चाहता है और उसे ऐसी शादी नहीं चाहिए थी। जब वो गन्या का प्रपोजल ठुकरा देती है, तो उसी महफिल में मौजूद प्रिंस मिश्किन उससे शादी का प्रस्ताव रख देता है। ये प्रस्ताव सामान्य प्रेम का प्रस्ताव नहीं था, बल्कि प्रिंस मिश्किन नास्तास्या को समाज में उसका सम्मान वापस दिलाना चाहता था, इसलिए वो उससे शादी करने को तैयार था। नास्तास्या मिश्किन की भलाई और मासूमियत को बहुत मान सम्मान देती है, पर वह तो दिल से खुद को बर्बाद मानती थी। वो किसी तरह खुद को मिश्किन के लायक नहीं मानती थी, इसीलिए वो प्रिंस के सीधे प्रस्ताव को एक बारगी मानकर भी रोगोजिन के साथ भाग जाती है। इसके बाद कई महीने बीत जाते हैं। मिश्किन अपनी सहजता और भलमनसाहत के कारण समाज के कई लोगों के संपर्क में आता है। जिंदगी चलती रहती है, पर मिश्किन का दिल हमेशा नास्तास्या की फिक्र में डूबा रहता है। दूसरी तरफ नास्तास्या को रोगोजिन कभी सच्चा सुख नहीं दे पाता, क्योंकि रोगोजिन मारपीट करता था, वायलेंट था। नास्तास्या आजाद भी रहना चाहती थी और प्रिंस के पास लौट आने के बारे में सोचती भी रहती थी, पर अपने गिल्ट के कारण, समाज के डर के कारण कभी खुद को माफ नहीं कर पाती थी। इस बीच देखिए, प्रिंस मिश्किन और एग्लाया के बीच संबंध गहराने लगते हैं। एग्लाया अपने परिवार से अलग सोच रखने वाली लड़की है। वो थोड़ा बागी किस्म की लड़की है, थोड़ी सी आदर्शवादी यानी आइडियलिस्ट किस्म की है। उसे प्रिंस की सच्चाई और मासूमियत आकर्षित करती है। हालांकि वो चाहती है तो प्रिंस के भीतर कुछ मर्दों वाली बात होनी चाहिए। मर्दों वाली बात को कोट अनकोट में सुनिएगा। मर्दों वाली बात यानी वो चाहती थी कि प्रिंस कठोर फैसला लेने का मादा हो, प्रिंस ताकतवर हो, वो औरतों पे अपना हुक्म चलाया जाए। अब प्रिंस के भीतर ये सारी बातें तो नहीं हैं। वो तो शरीफ है, दिलवाला है, रहम दिल है, करुणा से भरा हुआ है। फिर भी जल्द ही दोनों की सगाई तय हो जाती है। अब इसी बीच अचानक नास्तास्या भी सीन में लौट आती है। नास्तास्या बीमार है, थकी हुई है, लेकिन प्रिंस के साथ फिर से जुड़ने के लिए तैयार है। अग्लाया देखती है कि नास्तास्या के आते ही प्रिंस एकदम खिल उठा है। उसे समझ में आता है कि प्रिंस का दिल तो नास्तास्या के लिए धड़क रहा है। इससे एग्लाया के दिल और आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचती है। अब मिश्किन दो औरतों के बीच फंस जाता है। एक तरफ वो एग्लाया से प्यार करता है, दूसरी तरफ नास्तास्या की रूह के साथ अपना जुड़ाव महसूस करता है। नास्तास्या की ख्वाहिश के मुताबिक वो और प्रिंस सगाई कर लेते हैं, लेकिन एग्लाया का परिवार प्रिंस मिश्किन के इस व्यवहार से बहुत नाराज होता है, खासकर एग्लाया के साथ उसके रिश्ते को लेकर। पहले उसने एग्लाया से सगाई फिक्स की थी और अब नास्तास्या वापस आ गई है तो वो नास्तास्या से सगाई कर लेता है। एग्लाया का परिवार प्रिंस के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ देता है। मिश्किन उनको समझाने की बहुत कोशिश करता है कि नास्तास्या दरअसल एक टूटी हुई और बहुत तकलीफ में जी रही औरत है। अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो वो शायद मर जाएगी। देखिए, मुझे एग्लाया से बात करने दी जाए तो मैं एग्लाया को समझाऊंगा, वो शायद मेरी बात अच्छी तरह समझ जाएगी। लेकिन उसे एग्लाया से मिलने नहीं दिया जाता। उन लोगों को लगता है कि मिश्किन पागल हो गया है, जो इस तरह की ऊट-पटांग बातें कर रहा है। शादी के दिन नास्तास्या बहुत सुंदर कपड़े पहन के आती है। दुल्हन की पोशाक में तैयार होकर चर्च पहुंचती है, जहां मिश्किन उसका इंतजार कर रहा है। शादी के लिए वहां एक बड़ा आयोजन हो रखा है, मजमा लगा हुआ है। उस भीड़ में रोगोजिन भी मौजूद है। अचानक नास्तास्या की नजर रोगोजिन पे पड़ती है। वो दौड़कर उसके पास जाती है और उसे कहती है, मैं
इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ से भगा ले चलो। रोगोजिन बिना देर किए उसे वहां से भगा ले जाता है। शादी के दिन ही दुल्हन किसी और के साथ भाग जाती है। मिशकिन को इस बात का झटका तो लगता है, लेकिन वो ज्यादा हैरान नहीं होता। वो पूरे दिन चुपचाप शादी के मेहमानों से मिलता है, उन्हें विदा करता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह वो पहली ट्रेन पकड़कर पीटर्सबर्ग जाता है और सीधा रोगोजिन के घर पहुंचता है। वहां नौकर उसे कहते हैं कि घर में कोई नहीं है। तो कई घंटे इधर उधर भटकने के बाद मिशकिन उस होटल में लौटता है जहां पिछली बार वो रोगोजिन से मिला था। खामोशी से बैठ जाता है। तभी वहां पे रोगोजिन आता है और उसे चुपचाप अपने घर ले जाता है। घर के अंदर ले जाकर रोगोजिन उसे नास्तासिया की लाश दिखाता है। वो खून से लथपथ पड़ी है। रोगोजिन ने उसके सीने में छुरा मारकर उसकी हत्या कर दी थी। ये देख के मिशकिन को सदमा तो लगता है, लेकिन दोनों आदमी पूरी रात उस लाश के पास बैठे रहते हैं। ये इस नॉवल के सबसे मार्मिक, सबसे पॉइनेंट सीन्स में से एक है। किताबों से भरा हुआ कमरा है, उसमें एक लड़की की लाश पड़ी हुई है, उसके साथ दो आदमी बैठे हैं, एक उसका आशिक है, दूसरा उसका कातिल, और दोनों पूरी रात वहां लगभग चुपचाप बैठे रहते हैं। बाद में रोगोजिन को सजा हो जाती है, 15 साल की कैद साइबेरिया में। जबकि मिशकिन का दिमाग फिर से घूम जाता है, उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है, उसे वापस स्विट्जरलैंड के पागल खाने में इलाज के लिए भेज दिया जाता है। मोटे तौर पे ये थी दोस्तोवस्की के नॉवल द इडियट की कहानी। ये एक कॉम्प्लिकेटेड नॉवल है। दोस्तोवस्की को पढ़ना चैलेंजिंग हो सकता है, ये बात तो नॉर्मली मानी जाती है, लेकिन द इडियट को पढ़ना एवरेज से ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। इस किताब को पढ़ने के बाद मुख्यतः 3 सवाल मन में उठते हैं। मैं वो तीनों सवाल बारी बारी से बोलता हूं और हम उन पे विचार करेंगे। पहला सवाल ये कि नास्तास्या आखिर ऐसा क्यों करती है? वो 2 बार प्रिंस के करीब आती है, वह उसके साथ एक सुखी जीवन बिता सकती थी, उसे 2 मौके मिलते हैं, लेकिन वो दोनों बार प्रिंस को छोड़कर रोगोजिन के साथ भाग जाती है। नास्तास्या आखिर ऐसा क्यों करती है? देखिए, नास्तास्या का दिल टूटा हुआ है और उसकी आत्मा घावों से भरी हुई। बाहर से वो जितनी तेज, सुंदर और आत्मनिर्भर दिखती है, अंदर से वो उतनी ही टूटी हुई है, डरी हुई है और अपने आप को गुनहगार मानती है। उसका अतीत बहुत कड़वा रहा है। एक अमीर आदमी ने बचपन में उसका शोषण किया था। वही आदमी उसका गार्जियन भी है। समाज ने उसे ताज्जुब से नहीं बल्कि हिकारत से देखा। औरत होकर भी उसे औरतों की दुनिया ने नहीं अपनाया और मर्दों की दुनिया ने सिर्फ इस्तेमाल करना चाहा। जब प्रिंस मिशकिन उसकी जिंदगी में आता है, तो पहली बार उसे कोई ऐसा मिलता है जो उसे दिल से इज्जत देता है, जो उसकी आत्मा को देखता है, न कि सिर्फ उसका चेहरा देखता है। लेकिन नास्तासिया के लिए ये अपनापन बहुत भारी पड़ता है। उसे लगता है कि वो इस प्यार के लायक नहीं है। उसे लगता है कि उसने जो जीवन जिया है, उसकी वजह से अब वह किसी अच्छे और सच्चे इंसान के साथ रहने की हकदार नहीं है। वो बार बार खुद को गुनहगार मानती है। वो अपने को गिरी हुई औरत कहती है। उसे लगता है कि अगर वो प्रिंस मिशकिन के साथ रहेगी तो उसका जीवन प्रदूषित कर देगी, यानी उसकी लाइफ को कंटेमिनेट कर देगी। दूसरी तरफ रोगोजिन है। वो एक जुनूनी है, हिंसक है, पागल किस्म का प्रेमी है, जो नास्तासिया को हर हाल में पाना चाहता है। वो उसे डराता है, उस पर कब्जा जमाना चाहता है। लेकिन नास्तासिया को भीतर से कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब वो इसी वायलेंट आदमी के लायक है, जो कि उससे एक एग्रेसिव किस्म का प्रेम करता है, एक ऐसा प्रेम करता है जो आपको पागल बना दे, जो आपको बर्बाद कर दे। तो जब प्रिंस मिशकिन उसे अपनाने आता है, तो वो भीतर से हिल जाती है। उसे लगता है जैसे कोई उसे बचाने आया हो, लेकिन वो खुद को बचाने के लायक मानती ही नहीं।
इसीलिए वो 2 बार प्रिंस के करीब आकर ऐन आखिरी वक्त पे पीछे हट जाती है। पहली बार सगाई से पहले भागती है और दूसरी बार ठीक शादी के प्रोग्राम से उठ के रोगोजिन के साथ भाग जाती है। वो ये सब जानबूझ के नहीं करती, ना ही किसी साजिश के तहत करती है। ये उसका मानसिक संघर्ष है, खुद से, अपने अतीत से, समाज की नजरों से, और उस पवित्र प्रेम से किया गया संघर्ष है जो उसे माफ कर देना चाहता है। वो बार बार उस माफी को ठुकरा देती है क्योंकि वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। नास्तासिया का दुख यही है कि जब उसे सच्चा प्रेम मिलता है तो वो खुद को उस प्रेम के काबिल नहीं मान पाती, और जब कोई उसे तोड़ता है, डराता है, तब वो सोचती है कि हाँ, यही मेरी किस्मत है, यही वाला प्रेम जो है वो मेरी किस्मत में है। तो वो एक विरोधाभास में, एक पैराडॉक्स में जीती है और आखिरकार इसी में मर जाती है। वो प्रिंस के कंपैशन और रोगोजिन के ऑब्सेशन के बीच फंसी रह जाती है, कभी इसे चुनती है, कभी उसे चुनती है, और अंततः किसी को नहीं चुन पाती। नास्तासिया सिर्फ एक किरदार नहीं है, बल्कि वो दोस्तोवस्की के नॉवल की सबसे करुण और जटिल आत्मा है। उसकी ट्रेजेडी ये नहीं है कि वो मर गई, बल्कि ये है कि जब वो जिंदा थी तब भी जी न सकी। दूसरा सवाल, रोगोजिन उसकी हत्या क्यों करता है? नास्तासिया तो अपनी शादी छोड़कर रोगोजिन के साथ भाग गई थी। उसके बाद रोगोजिन उसे प्यार देने की बजाय चाकू से मार क्यों देता है? क्यों? देखिए, रोगोजिन एक साधारण निम्न वर्गीय व्यापारी घराने का बेटा है। वो बचपन से ही सख्त माहौल में पला बढ़ा। उसमें दिमाग है, चालाकी है, पर वो अपनी भावनाओं पे काबू नहीं रख पाता। उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो गहराई से प्रेम करना जानता तो है, लेकिन उसका प्रेम आत्मा को उबारता नहीं है, बल्कि आत्मा को जलाता है। वो क्रिएटिव प्रेम नहीं है, बल्कि वो डिस्ट्रक्टिव प्रेम है। वो जिस औरत को चाहता है उसे पूरी तरह पा लेना चाहता है, पूरी तरह उस पर काबू करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, उस पर अपनी मिल्कियत जमा लेना चाहता है। नास्तासिया के प्रति उसका प्रेम भी बिल्कुल ऐसा ही है। वह उसे एक लड़की की तरह नहीं, बल्कि एक चीज की तरह चाहता है, और वो चीज जो पैसे से खरीदी जा सके। यानी नास्तासिया उसके लिए एक ऐसी चीज है जिसे वो खरीद सकता है, अपने पास रख सकता है, छिपा सकता है, और अगर कोई छीनने आ जाए तो मार भी सकता है। जब वो नास्तासिया को 1 लाख रूबल देकर अपने साथ चलने के लिए कहता है, तो दरअसल ये प्रेम का प्रस्ताव नहीं होता, बल्कि ये स्वामित्व का दावा होता है, मिल्कियत का दावा होता है। मिश्किन और रोगोजिन में अंतर है। देखिए, मिश्किन भी नास्तासिया से प्रेम करता है, लेकिन मिश्किन का प्रेम शुद्ध करुणा यानी प्योर कंपैशन से उपजा है। वो नास्तासिया की आत्मा को समझता है, उसके जख्मों को सहलाना चाहता है, लेकिन रोगोजिन को ये बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि मिश्किन के मौन करुणा यानी साइलेंट कंपैशन में रोगोजिन का जो शोरगुल वाला प्रेम है, ऑब्सेसिव प्यार है, उसके सामने एक आईना बन जाता है, और उस आईने में रोगोजिन खुद को बहुत छोटा पाता है, खुद को कमतर महसूस करने लगता है, और यही बात रोगोजिन को सबसे ज्यादा चुभती है। नास्तासिया दूसरी बार मिश्किन से शादी के लिए तैयार होती है, लेकिन आखिरी पलों में फिर से भाग जाती है और रोगोजिन के पास चली आती है। अब आप सोचिए, वो नास्तासिया जिसे रोगोजिन बरसों से पाना चाहता था, अब उसके पास आ चुकी है, फिर भी रोगोजिन उसे मार डालता है। क्यों? क्योंकि नंबर 1, वो जानता है कि नास्तासिया की आत्मा कभी उसकी नहीं हो सकती। नास्तासिया का शरीर उसके पास हो सकता है, लेकिन उसका दिल तो हमेशा मिश्किन के लिए धड़कता रहेगा। नंबर 2, वो नास्तासिया को पूरी तरह अपना बनाना चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए। रोगोजिन का प्रेम आनंद से नहीं, यातना से बना हुआ प्रेम है, और जो प्रेम आनंद से नहीं, यातना से बनता है, वो बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए रोगोजिन मानता है कि अगर वो मेरी नहीं हो सकती,
तो किसी की भी नहीं होगी। याद कीजिए हिंदी फिल्म का वो गाना, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। नंबर 3, वो नास्तास्या से उतनी ही नफरत करता है जितना प्रेम, क्योंकि नास्तास्या ने उसे बार बार ठुकराया, उसके भीतर की असुरक्षा को उजागर किया। उसकी हत्या एक तरह से उसका प्रतिशोध है, लेकिन प्रेम से पैदा हुआ प्रतिशोध है। नंबर 4, वो जानता है कि मिश्किन हमेशा उससे ऊंचा रहेगा, इसीलिए नास्तास्या को मारकर वो मिश्किन की आत्मा को भी घायल करता है। एक तरह से वो सिर्फ नास्तास्या को नहीं मारता, बल्कि मिश्किन की करुणा को, उसकी अच्छाई को और उसकी आस्था को भी मारता है। उसके बाद वो न तो रोता है, न ही भागता है, वहीं बैठा रहता है। उल्टे प्रिंस मिश्किन को भी वहीं बुला लाता है। टूट चुका होता है, हत्या के बाद उसे कुछ नहीं मिलता, न राहत न मिल्कियत। जो मिलता है वो है एक शून्य, एक बहुत बड़ा खालीपन, और वही उसकी सबसे बड़ी सजा है। तीसरा सवाल, उस सीन का अर्थ क्या है जब नास्तास्या की लाश के पास प्रिंस और रोगोजिन रात भर बैठे रहते हैं? इस सीन का क्या मीनिंग होता है? जब नास्तास्या की लाश के पास प्रिंस और रोगोजिन रात भर बैठे रहते हैं, तो ये सीन सिर्फ मातम का सीन नहीं है, बल्कि इंसान की रूह की सबसे गहरी परत की एक तस्वीर है। एक तरफ वो आदमी बैठा है जिसने नास्तास्या से सच्चा और अनकंडीशनल प्यार किया, यानी कि प्रिंस मिश्किन, और दूसरी तरफ वो आदमी बैठा है जिसने उसकी हत्या की, रोगोजिन, जो कि उसका जुनूनी और वायलेंट प्रेमी भी था। लेकिन उस रात उन दोनों व्यक्तियों में से कोई भी एक दूसरे पे गुस्सा नहीं करता, कोई तर्क नहीं करता, कोई बहस नहीं करता। दोनों बस बैठे रहते हैं, खामोश, टूटे हुए। ये सीन दिखाता है कि पागलपन और करुणा एक ही जगह एक साथ बैठ सकते हैं। मिश्किन को गुस्सा नहीं आता क्योंकि उसके भीतर बहुत अधिक मात्रा में दया है, बल्कि ऐसा कहें कि उसके भीतर ईसा मसीह जैसी करुणा है। रोगोजिन को भी कोई संतोष नहीं होता क्योंकि जिसे उसने पा लिया उसे मार दिया, वो अब लाश बन चुकी है। दोनों के बीच अब कोई लड़ाई नहीं बची, सिर्फ एक निस्तब्ध पश्चाताप बचा हुआ है। ये सीन बताता है कि प्यार और करुणा, अपराध और पागलपन, ये सब इंसानी आत्मा में एक साथ रह सकते हैं। यही दोस्तोवस्की की पूरी फिलॉसफी का एसेंस है। यही दोस्तोवस्की की दुनिया है, जहां अच्छाई और बुराई अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही कमरे में एक ही लाश के पास साथ साथ बैठे रहते हैं, जहां प्यार, पागलपन, अपराध और करुणा सब एक ही कमरे में एक साथ बैठ जाते हैं। द इडियट सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं है, बल्कि ये उस टकराव की कहानी है जिसमें प्रिंस मिश्किन जैसा एक मासूम और बेगुनाह आदमी एक निर्दयी, स्वार्थी और भ्रष्ट समाज के बीच फंस जाता है। वो उस समाज को बदलना नहीं चाहता, बस उस पर दया करता है, लेकिन उस दया को समाज उसकी मूर्खता समझता है और अंततः उसे ही नष्ट कर देता है। इस उपन्यास में दोस्तोवस्की ये पूछते हैं, क्या इस दुनिया में एक पूर्णतः अच्छा और सच्चा आदमी जी सकता है? और उनका उत्तर होता है शायद नहीं, क्योंकि ये दुनिया मासूमियत को मूर्खता समझती है और उसे कुचल देती है। दोस्तोवस्की ने ये नॉवल क्यों लिखा था, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका जवाब देने के लिए हमें दोस्तोवस्की के जीवन के उस दौर को समझना होगा जब उन्होंने इस उपन्यास को लिखा था। ये नॉवल 1869 में छपा था। सन 1867 से 1869 के बीच दोस्तोवस्की यूरोप में थे। वो रूस से भागकर जेनेवा, फिर इटली और फिर जर्मनी में रहे थे। उनके सिर पे भारी कर्जा था, जो वो जुए की लत से जूझ रहे थे और लगातार आर्थिक तंगी में जी रहे थे। इसी दौर में
उनकी दूसरी पत्नी आना उनके साथ थी और धीरे धीरे आना की मदद से दोस्तोवस्की फिर से लिखने लगे थे। दोस्तोवस्की को एक नए उपन्यास के कॉन्सेप्ट की तलाश थी और उस वक्त उनके मन में ये सवाल बार बार घूमता था कि अगर इस दुनिया में ईसा मसीह जैसा बिल्कुल निर्दोष, पूरी तरह भला और करुणाशील इंसान आ जाए तो क्या होगा? क्या वो इस दुनिया में जी पाएगा? इसी विचार से द इडियट की बुनियाद पड़ी। दोस्तोवस्की का एम्बिशन था कि वो अपने लिटरेचर में ईसा मसीह जैसा एक किरदार रच देना चाहते थे। क्राइम एंड पनिशमेंट में सोनिया के भीतर ईसा मसीह के गुण हैं। इडियट में प्रिंस मिश्किन के भीतर ईसा मसीह जैसे गुण हैं और ब्रदर्स कर्माजोव में अल्योशा के भीतर ईसा मसीह जैसे गुण हैं। उन्होंने खुद कहा था कि प्रिंस मिश्किन एक ऐसा किरदार है जिसमें उन्होंने ईसा मसीह जैसा इंसान दिखाने की कोशिश की है, जो बिल्कुल निष्कलंक है, निस्वार्थ है, दयालु है। लेकिन उन्होंने ये भी दिखाया कि ऐसी मासूम आत्मा इस दुनिया में कैसे मूर्ख समझ ली जाती है और अंततः नष्ट कर दी जाती है। दूसरी बात यह भी थी कि दोस्तोवस्की खुद सजाए मौत के खिलाफ थे। उन्होंने एक बार अपने उपन्यास द इडियट के बारे में लिखा था कि वो इस नॉवल की सेंट्रल थीम ये बनाना चाहते थे कि किस तरह सजाए मौत किसी भी सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए। ये सबसे अमानवीय चीज है। और वास्तव में एक जगह द इडियट में प्रिंस मिश्किन का एक लंबा मोनोलॉग इसी विषय पे है, जो दोस्तोवस्की के अपने अनुभवों से निकला है, क्योंकि एक बार दोस्तोवस्की को भी फांसी की सजा सुना दी गई थी और ऐन वक्त पे माफ कर दिया गया था। उस अनुभव ने उन्हें झकझोर के रख दिया था और दोस्तोवस्की का सारा लिटरेचर उस झकझोरे गए अनुभव से निकल के आता है। तो कुल मिलाकर द इडियट सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दोस्तोवस्की का एक गहरा नैतिक और आध्यात्मिक प्रयोग है, यानी मोरल एंड स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने सोचा, अगर मैं सबसे अच्छा, सबसे मासूम इंसान बनाऊं और उसे इस दुनिया में भेजूं, इस दुनिया में रखूं, तो क्या होगा? और तब उन्हें जवाब मिला कि दुनिया उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो उसे या तो पागल कहेगी या फिर उसे तोड़ देगी। इसीलिए द इडियट एक बहुत करुण, गहरी और बेचैन करने वाली किताब है, क्योंकि उसमें दोस्तोवस्की ने एक आदर्श मनुष्य को दुनिया के बीच डाल के दिखाया कि हमारी सभ्यता असल में कितनी निर्दयी है, कितनी बेरहम है, कितनी असहिष्णु है, कितनी इंटॉलरेंट है। ये नॉवल उनका सबसे निजी नॉवल है, सबसे एक्सपेरिमेंटल नॉवल है और उनकी सबसे दर्द भरी किताबों में से एक है। जब ये किताब छप के आई थी तो ज्यादातर क्रिटिक्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। खुद दोस्तोवस्की को लगा था कि वो इस किताब के साथ पूरी तरह जस्टिस नहीं कर पाए हैं। किताब का सेंट्रल लॉजिक तो सही है, पर इसका स्ट्रक्चर बहुत उलझा हुआ है, ये बात उन्हें महसूस होती थी। एक बार की ये बात आपको भी महसूस हो सकती है कि ये एक मुश्किल किताब है, लेकिन सब्र के साथ पढ़ी जाए तो ये हमारे दिलो दिमाग पे छा जाती है। यही कारण है कि कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद भी जैसे जैसे समय बीता, ये किताब, ये नॉवल एक बड़े क्लासिक में तब्दील हो गया। द इडियट सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल एक्सपेरिमेंट है। साथ ही साथ एक वार्निंग भी है कि अगर हम अच्छाई को नहीं पहचान पाए तो वह हमारे सामने ही मर जाएगी, हार जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। ये नॉवल एक ऐसी दुनिया को दिखाता है जहां अच्छाई को सम्मान नहीं मिलता, बल्कि संदेह और तिरस्कार मिलता है। यही इस किताब की सबसे बड़ी थीम है और यही इस किताब की सबसे बड़ी तकलीफ भी है। आपको क्या लगता है, क्या सच्चाई, करुणा और भलाई इस दुनिया में वाकई टिक सकती हैं, या फिर ये सब महज किताबी बातें हैं, आदर्श की बातें? इस सवाल पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट में लिख के बताइएगा। आज इतना ही। दोस्तोवस्की की नई किताबों के साथ मिलेंगे जल्द ही अगले लेक्चर में। तब तक नमस्ते।